So hello guys and welcome back to another video. In this video we are going to learn about the basic variables of C++ programming language. As you know, in the last video we learned about the basic structure of C++ programming language, and in this video we are going to take the help of the basic structure and we are going to learn about the basic variables. I hope you understood the topic, and if you also like this video, please subscribe to my channel, hit the like button as well as that bell icon so that you can get my new videos notification first. And now let's get started. So before getting further in this video, I just wanted to remind you that if you haven't accessed the C++ programming playlist, then please do it, because all the videos which I'll be recording will be getting saved in this playlist. Now हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज हमें सीखना है वेरिएबल्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें जब वेरिएबल सीखने हैं तो हम सीखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ की हेल्प से, जिसको हमने सीखा था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर किसी ने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है बेसिक स्ट्रक्चर वाली, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा पहले वो देख लें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जिनके बारे में हमने उस वीडियो में बात किया था, जिसके बारे में अगर आप नहीं समझते हो तो इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हमारा काम है उसको करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है, वो ये होने वाला है, हमारा जो वीडियो ट्यूट वाला फोल्डर था जिसको हमने बनाया था अपने पिछले वीडियो के अंदर, उसके अंदर आके हमें राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक करके अपने इस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर खोले फोल्डर को VS स्टूडियो कोड के साथ लिंक करना होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आराम से देखें। बाकी हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना देता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सेकंड ट्यूट .cpp। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड फाइल जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में सीखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ही मैं आपको सिखाने वाला वेरिएबल्स के बारे में। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर वही था जो हमने पिछले वीडियो में लिखा था, तो बस हमारा रिविजन भी हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं लिख देता हूँ हैशटैग इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक, फिर इन मेन कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर वही सेम चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर लिखी थी, हेलो वर्ल्ड, और सेमी कोलन अगली लाइन में रिटर्न 0। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसको मैंने पिछले वीडियो के अंदर समझा दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो नहीं समझाई थी, जो मैं एक्चुअली भूल गया था, वो ये था कि अगर आपने प्रोग्राम को बना लिया है, कोई प्रोग्राम को बना लिया है, तब इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, अपना आउटपुट कैसे पाओगे। तो वो चीज़ मैंने नहीं समझाई थी ना पिछली वीडियो में। तो पिछले वीडियो के अंदर ही वैसे मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया था कोड रनर करके। वो जो एक्सटेंशन है वो हमारी हेल्प करने वाले हैं हमारा जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने में। अगर कोई एरर होगा तो एरर दिखा देगा, अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो बिना एरर के साथ एकदम अच्छे से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके हमको अपना आउटपुट प्रदान कर देगा या दे देगा। ठीक है, तो उसको करने के लिए ना, अगर आपने उस कोड रनर वाले एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपने अच्छे से डाउनलोड कर लिया है तो आपका जो VS स्टूडियो वाला विंडो होगा ना, उसके टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक प्ले बटन दिख जाएगा ऐसा। अगर आपको ये देख रहा है मतलब आपका जो कोड रनर एक्सटेंशन है वो अच्छे से डाउनलोड हो गया है। इसके ऊपर अगर आप वर्क करके रखते हैं थोड़े सेकंड्स के लिए, तो आपको अगर यहाँ पे ये रन कोड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब बिल्कुल सही, आप आराम से रन कर सकते हो सेव करने के बाद अपने फाइल को। बट अगर ये नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसका जो राइट में है यहाँ पे जो रन कोड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये केस में मैंने उसको सिलेक्ट पहले से करके रखा है, पर मैं अभी इसको यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो फाइल है वो अभी तक सेव नहीं हुआ है। अब मुझे कैसे पता है कि मेरा जो फाइल है अभी तक सेव नहीं हुआ है, वो ऐसे कि यहाँ पे जो एक और फाइल टैब दिख रहा है, एक्टिव फाइल टैब, वहाँ के जो राइट में, इस नाम के राइट में आपको अगर यहाँ पे वाइट डॉट देखने को मिल रहा है, मतलब आपकी जो पर्टिकुलर फाइल है वो अभी तक सेव हुई नहीं है, इसलिए आप इस फाइल को रन भी नहीं कर सकते हो। उसको सेव करने के लिए सिंपली Ctrl+S दबाना है। यहाँ पे जो वाइट डॉट होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाए एक वाइट क्रॉस के अंदर, और अब आप यहाँ पे आराम से क्लिक करके इस पर्टिकुलर फाइल को रन करके इसका आउटपुट जनरेट कर सकते हो, जो कि मेरे केस में है हेलो वर्ल्ड। अब आउटपुट्स और इनपुट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वेरिएबल्स के ऊपर। और वेरिएबल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो वेरिएबल होता है उसका एक्चुअली में डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर वेरिएबल को समझने के लिए तो हम उसका डेफिनेशन अगर समझना चाहें तो उसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि अ वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन।
which is used to store a value which can be either a string, a number, और नंबर मतलब डिजिट, और या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई स्पेशल सिंबल। इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स की हेल्प से। तो इतने सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं जो स्टोर हो सकती है वेरिएबल्स में। तो ऑफ कोर्स इनके अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स भी होंगे जो इन सारे टाइप्स की चीज़ों को सेपरेटली क्या कहते हैं स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर का वेरिएबल होगा जो सिर्फ डिजिट स्टोर करेगा, जो सिर्फ नंबर स्टोर करेगा। वैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग का भी वेरिएबल होगा जो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा अपने अंदर। ऐसे ही जो स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए और स्पेशल सिंबल्स हो गए। आज की वीडियो में जिन हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले, जो वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट मेरे पास एक इमेज है, वो ये है। अब इसमें से हम लोग 4 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कैर, अनसाइंड कैर, साइंड कैर, इंट, अनसाइंड इंट, साइंड इंट, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, साइंड शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, साइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट, फ्लोट एंड डबल। इतने सारे वेरिएबल्स के अंदर हम लोग सिर्फ 4 के बारे में आज बात करने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट है मैं बात करने वाला हूँ जिन वेरिएबल्स के बारे में, वही मोस्टली आपके आगे आने वाले वीडियोस में भी काम करेंगे और वही मोस्टली आपके प्रोग्राम बनाते समय भी काम आने वाले होंगे। बट अगर मुझे लगता है कि आगे आने वीडियोस में मुझे कुछ और वेरिएबल्स के बारे में आपको समझाना चाहिए आपके यूज केस के हिसाब से, तो मैं एट दैट पॉइंट ही वहाँ पे समझा दूंगा। उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला वेरिएबल होने वाले हैं, जिसके बारे में लोग बात करने वाले इन सारे के अंदर, वो है इंट वेरिएबल। अब इंट वेरिएबल ये एक टाइप ऑफ वेरिएबल है और इसके राइट में आपको देखने को मिलता है एक और कॉलम जिसका नाम है टिपिकल बिट विथ, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी। ये बताते हैं कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होने वाली है वो कितनी की होने वाली है। उसके राइट में हमको देखने को मिल जाते हैं एक टिपिकल रेंज का कॉलम, जिसके बारे में हम लोग को सीरियसली अभी बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में कहीं भी बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे से कोई ज़्यादा काम आने वाला है नहीं, ना ही हमारा जो ध्यान है इस पे जाएगा, तो कोई ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा हमारा। यहाँ बस हमको एक ब्रीफ आइडिया दे देता है कि जो हमारा टिपिकल बिट विड्थ है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है, उसका एक्चुअली मतलब क्या है। अब इसकी ज़्यादातर जगहों में काम नहीं पड़ती है, बट एक से इनको देख लेना है आपको, आपको वैसे समझ में आ जाएगा आराम से। अब हम जो मेन बात है उसके पास आते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ वेरिएबल और टिपिकल बिट विड्थ, यानी कि द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला वेरिएबल है वो है इंट। अब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 4 बाइट्स की। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर, यानी इंट वाला इंटीजर होता है, तो इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके अंदर जो वेरिएबल का जो वैल्यू होगी ना, वो 4 बाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर आप उससे बड़ी वैल्यू डालते हो, उससे कोई बड़ा नंबर डालते हो, तो वहाँ पे एक एरर देखने को मिल जाएगा। हाँ, जो इंटीजर वेरिएबल होता है वो अपने नाम की तरह सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करता है, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो। ठीक है? तो अब इसको हम लोग डिफाइन करके देखते हैं कैसे डिफाइन करता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट, और फिर जब आप यहाँ पे लिखते हो इंट, मतलब आप बता रहे हो अपने प्रोग्राम को कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ जिसका टाइप होने वाला है इंटीजर, यानी कि इंट। इसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ इस पर्टिकुलर वेरिएबल का, जो कि है नम इंट। मेरे केस में आप कुछ भी दे सकते हो, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हो, तो उस वेरिएबल का जो नाम है वो कहीं भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ना ही किसी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल से होना चाहिए। और एक और चीज़, अगर आप अपने वेरिएबल के अंदर 2 वर्ड्स यूज़ करते हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप कभी भी स्पेस नहीं डाल सकते बीच में। उसकी जगह अगर आपको स्पेस डालना भी है, तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करके आराम से उनको सेपरेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर इसको हम और समझें, तो यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी है, यहाँ पे जो इंट है वो वेरिएबल का टाइप है, नम इंट है वो पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम है जो हमने अपने हिसाब से दिया है, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए आप कुछ भी दे सकते हो, उन्हीं रूल्स को दिमाग में रखते हुए। उसके बाद हमने इसको वैल्यू दी है। वैल्यू देने के लिए हम यूज़ किए हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू देते हो, तो आपको वैल्यू देते समय सबसे पहले वैल्यू के पहले इक्वल टू ऑपरेटर डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने इस वेरिएबल को एक वैल्यू दी है जो कि है 23। मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि प्रोग्राम को कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ नम इंट का। उसको एक वैल्यू दे रहा हूँ मैं इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद, जिसकी वैल्यू है 23 की। और उसके बाद सिंपली हमने लाइन एंड कर दिया सेमीकोलन का यूज़ करते हुए, यानी कि एक फुल स्टॉप। ठीक है? अब एक और चीज़ मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। अभी मैंने समझा ही नहीं इसके बारे में, बस थोड़ा सा अच्छा भी देखना चाहिए प्रोग्राम। तो द वैल्यू ऑफ नम इंट इज़, यहाँ पर ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा ना,
तो कोई आउटपुट दिखेगा तभी थोड़ा सा सेंसिबल प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ नम इंट इज, और यहाँ पे एक प्लस का साइन डाल के नम इंट, ठीक है। यहाँ मैंने ये लिख दिया, प्लस नहीं एक्चुअली में, सॉरी, इंसर्शन ऑपरेटर जैसे कि ये होता है। अब यहाँ पे मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो आराम से सेव हो जाएगा बिना किसी एरर को दिए। तो हमेशा जब भी आप अच्छा नहीं, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करते हैं, राइट। जो आउटपुट्स हैं उनके बारे में अगली वीडियो में बात किया जाएगा, मैं अभी बताने वाला था। चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझ लिया इंटीजर वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, और उसके अंदर हम लोग कैसे डिफाइन, जो डेफिनेशन है उसकी, वो भी बता दिया मैंने। अब जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसके पास आते हैं, जो कि होने वाला है लॉन्ग इंट। अभी जो लॉन्ग इंट है वो एग्जैक्टली सेम काम करने वाला है जो इंट वेरिएबल कर रहा था हमारे लिए। बस यहाँ पे जो डिफरेंस होने वाला है वो होने वाला है इसके टिपिकल बिट विड्थ का, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी का। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इंटीजर वेरिएबल था, इंट वेरिएबल था, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 4 बाइट्स की। बट यहाँ पे जो लॉन्ग इंट है वो एग्जैक्ट डबल है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि 8 बाइट्स। बस इतना ही इसका डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे फंक्शनिंग, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर सब सेम है इसका जैसा इंट का था। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने और समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट की जगह लॉन्ग इंट। नाम थोड़ा अलग देना पड़ेगा हमेशा। आप जो अगर कोई नया वेरिएबल बनाते हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपका नाम है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन द सेंस वो किसी और वेरिएबल के नाम से मैच नहीं करना चाहिए जो आपने अपने ही प्रोग्राम के अंदर पहले बनाया हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ नम और यहाँ पे लॉन्ग इंट, ठीक है। ये लिख देते हैं, इसको एक वैल्यू दे देते हैं, मान लो थोड़ा सा बड़ा नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी टिपिकल बिट पे ज़्यादा है। वही सेम चीज़ सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, इसको हटा देते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द नम लॉन्ग इंट इज, और फिर यहाँ पे एक और बार इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल का नाम था। अभी इसके बारे में आपको बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आराम से उसको समझाने वाला हूँ। अगर कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आराम से बता दूंगा। अभी अगर इस वीडियो में जो वेरिएबल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप आराम से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर उसका आराम से सीधा सीधा सही सही आंसर देने का पूरा ट्राई भी करूँगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, जिसका टाइप होने वाला है एक लॉन्ग इंटीजर लॉन्ग इंट है, जिसका नाम मैंने रखा है नम अंडरस्कोर लॉन्ग इंट। उसको मैंने एक वैल्यू दी है ये इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, जो है 73829, और फिर यहाँ पे मैंने बस इसका आउटपुट दे दिया, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर, नेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर। इस वीडियो को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, मैं उसकी एकदम पूरी कोशिश करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अभी तक 2 वेरिएबल्स के बारे में आराम से समझ लिया है। इसके रिलेटेड अभी तक कोई डाउट हो रहा है तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में जाके अभी लिख सकते हो, अभी मैं उसका आंसर बताने का पूरा कोशिश करूँगा। बाकी हमारे लास्ट 2 वेरिएबल्स के ऊपर आते हैं, जो कि है फ्लोट और डबल। अभी जो फ्लोट और डबल है वो क्या होता है कि जो फ्लोट वेरिएबल है वो हमें थोड़ा सा एडवांटेज देता है कि हम इसके अंदर इंटीजर नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब जो हमारा इंट और लॉन्ग इंट वेरिएबल था वो हमें क्या रहता है कि इसके अंदर तुम सिर्फ नेगेटिव नंबर स्टोर कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हो, और ज़ीरो स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे जो हमारा फ्लोट है, फ्लोट वेरिएबल, वो हमें कहता है कि आप चाहो तो पॉजिटिव इंटीजर भी स्टोर कर लो, चाहो तो नेगेटिव इंटीजर भी स्टोर कर लो, चाहो तो ज़ीरो भी स्टोर कर लो। और इसके साथ एक और चीज़ है कि हमको डेसिमल नंबर भी स्टोर करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसकी टिपिकल बिट विड्थ है, यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो आप देखोगे तो एग्जैक्ट सेम है जो इंट वेरिएबल की थी, और जो लॉन्ग इंट है उसकी एग्जैक्ट सेम है जो डबल की थी। अब डबल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे फ्लोट के बाद। पहले फ्लोट की बात करते हैं। तो फ्लोट का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आप देख सकते हो 4 बाइट्स की है, और ये हमें बस क्या कहते हैं, एक एडवांटेज देता है कि हम इसके अंदर डेसिमल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव भी स्टोर कर ही सकते हैं, नेगेटिव भी स्टोर कर सकते हैं, और ज़ीरो भी स्टोर कर ही सकते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसको कैसे लिखना है, इसको हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। थोड़ा एक और बीच में लाइन छोड़ के थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्लोट, फ्लोट नाम लिख देता हूँ इस वेरिएबल का, नाम फ्लोट। इसको एक वेरिएबल दे देता क्या कहते हैं, वैल्यू दे देता है, वेरिएबल बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है। तो इसको वैल्यू दे देता हूँ मैं 747.56,
फिर सेमी कोलन, अगले लाइन के अंदर सी आउट, और फिर इसके अंदर द वैल्यू ऑफ नम फ्लोट इज इंसर्शन ऑफ डेटा और नम फ्लोट। ठीक, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अपने सिस्टम कंपाइलर को कि मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दिया है जिसका टाइप होने वाला है एक फ्लोट, एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोट है वो एक वेरिएबल का टाइप है, उसका नाम मैंने दिया है num अंडरस्कोर फ्लोट, जिसके अंदर मैंने जो वैल्यू स्टोर की है वो है 747.56। ठीक है, इसका मतलब बस यही है। अब इसकी जो टिपिकल बिट विड्थ है वो यहाँ पे दी नहीं है, तो उसके बाद हम लोग को एक्चुअली में बात करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो अब हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वेरिएबल है वो है डबल। अब ये जो डबल वेरिएबल है, जैसे मैंने बताया था अभी कुछ सेकंड पहले ही, कि एग्जैक्ट इसका जो टिपिकल बिट विड्थ है वो एकदम सेम है जो लॉन्ग इंट का था। यहाँ पे इसकी टिपिकल बिट विड्थ 8 बाइट्स की है और लॉन्ग इंट की भी 8 बाइट्स की थी। इसकी जो फंक्शनिंग वो एग्जैक्ट सेम है जो फ्लोट की थी, बस वही डिफरेंस है इसके टिपिकल बिट विड्थ का जो इंट और लॉन्ग इंट के बीच में भी था। तो इसको भी समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ये बहुत आसान चीज़ें इन वेरिएबल्स को समझना, बट जब इनको यूज़ करते हैं ना तो इनका जो यूसेज है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत ही आसान चीज़ें हमारे जो प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा हाई एंड बना देती है, बहुत ज़्यादा उसको यूज़र फ्रेंडली बना देती है, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा कर देती है एक तरीके से। ठीक है, तो हमारे जो लास्ट वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि है डबल, और DOUBL, डबल नम डबल, और फिर इसके बाद इसका आंसर बड़ी वाले थ्रो करते हैं। ठीक, क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी टिपिकल बिट तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही है। अब मैं फिर से लिख देता हूँ सी आउट। एक्चुअली इसको लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस सी आउट वाले लाइन को, जो कि यहाँ से मैं कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख दिया नम डबल, और यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर डालने के बाद एक और बार डबल। तो यहाँ पे लास्ट वेरिएबल भी हमने लिख लिया, जिसका सबसे पहला मतलब होता है कि ये जो डबल है, यहाँ पे अपने सिस्टम कंपाइलर को कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल बनाया है उसका जो टाइप है वो एक डबल है, और सॉरी इसका जो नाम है वो नम डबल है, नम अंडरस्कोर डबल। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर किया हमने वो है 382.063.473। वैल्यू कोई भी रख सकते हो अपने हिसाब से, नाम भी किसी भी वेरिएबल का अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हो, बस वो जो 3 रूल मैंने बताए उनको फॉलो करते हुए। अब आई थिंक ये एंड होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक सारी चीज़ों के बारे में समझ लिया। जो 4 वेरिएबल हमें अभी सीखने थे हमारे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, आगे आने वाली वीडियोस के हिसाब से, जिनको हम लोग मोस्टली यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी और वेरिएबल का ज़रूरत पड़ता है आगे आने वाली वीडियोस में किसी भी, तो मैं एट दैट पॉइंट ही उसका अच्छे से आपको मतलब समझा दूंगा। अभी के लिए जो बहुत ही ज़रूरी वेरिएबल्स है, जैसे कि इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, इनके बारे में मैंने अभी समझा दिया। एक और चीज़ जो इनके बीच में आपको देखने को मिल रहे थे, जो वेरिएबल है, अनसाइंड इंट, साइंड इंट, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, ऐसे करके बहुत सारे, इनका भी काम सेम ही था, बट थोड़े बहुत डिफरेंस थे जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ऑल्सो शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।